नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में आपका स्वागत है और आपको हम बता दें सबसे पहले आपकी फिक्र की बड़ी खबरें क्या क्या होंगी। देश कल आजादी की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और इस स्वतंत्रता दिवस पर एलएसी पर इनकलाब छिड़ा है। आपको बताएंगे कि चीन के 36 फाइटर पर भारत के 5 राफेल कैसे भारी पड़ रहे हैं। इंडिया का प्लान गंगोत्री धाम से दुश्मन संहार। हमने आपको बताया है कि भारत बेहद सधे तरीके से आगे बढ़ रहा है और अब चीन को घेरने के लिए गंगोत्री धाम तक पहुंचने वाली है सड़क। इस बीच ड्रैगन को मिला है एक और झटका। श्रीलंका ने खींच दी है लक्ष्मण रेखा। आपको बताएंगे कि चीन की साजिश की माला से एक मोती बाहर आ रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और फिर आपको बताएंगे कि घाटी बदली तो कैसे घर से निकल रहे हैं वीर जवान। फिर बात होगी वैक्सीन की, जिसमें छिपा है कोरोना फैलने का राज। ये सारी खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत आज हम 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर मिल रहे हैं, जब 130 करोड़ लोगों के दिलों से जय हिंद के नारे निकल रहे हैं। पूरे देश में देशभक्ति है और कल पूरा हिंदुस्तान आजादी की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। यह आजादी हम सब के लिए शुभ हो, यह आजादी अजर अमर हो और वो सारे दुश्मन खाक हो जिनकी इस आजादी पर नजर हो। इन 74 सालों में से प्रधानमंत्री मोदी का ये 7वां साल है जब वो लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। 2014 में मोदी ने पहली बार तिरंगा फहराया था। तब से लेकर अभी तक बहुत कुछ बदला और बहुत कुछ बदलना बाकी भी है। आजादी की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया और बिना चीन का नाम लिए चीन की विस्तारवादी नीतियों की ओर दुनिया का नाम खींचा। महामहिम ने अपने संबोधन में विश्व समुदाय का आज की चुनौतियों पर ध्यान दिलाया और एकजुट होकर संघर्ष करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी देश ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया और सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। भारत माता के उन सपूतों और गलवान घाटी के बलिदानियों को पूरा देश नमन करता है। 58 साल में यह पहला मौका है जब हिंदुस्तान के फौजी दो मोर्चे पर दुश्मनों से लड़ रहे हैं। एलएसी और एलओसी पर एक साथ चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इसकी शुरुआत 3 महीने पहले हुई, जिसके बाद गलवान घाटी में चीन की सेना से झड़प हुई और भारतीय जवानों ने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ दी। संख्या में कम होते हुए भी दुश्मन सेना को काफी नुकसान पहुंचा। इस अदम्य पराक्रम को आज पूरा देश नमन कर रहा है और आजादी की इस वर्षगांठ पर हमें यह भी समझना होगा कि शायद यह पहली बार है जब चीन को भी युद्ध का डर लग रहा है। यह खबर हम बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं हाल ही में वायुसेना में शामिल उन राफेल की, जिनसे निपटने के लिए चीन ने अपने 36 फाइटर एलएसी पर तैनात कर दिए हैं। बावजूद इसके चीन की सेना पसीने पसीने हो रही है। जानते हैं क्यों? खुद देखें आप। ये अंबर के सिकंदर राफेल का ही डर है कि चीन की नींद हराम हो चुकी है। भारतवर्ष में गरज रहे 5 राफेल ने ड्रैगन की चिंता 300% बढ़ा रखी है। इधर हिमालय की चोटियों पर राफेल नाइट पेट्रोलिंग कर रहा है, उधर जिनपिंग की लाल सेना के पसीने छूट रहे हैं। खौफ के मारे ड्रैगन आर्मी एलएसी के पास बमवर्षक विमानों का जखीरा तैनात कर रही है। आपको बता दें कि भारत में राफेल के आते ही सारा खेल और सारे समीकरण बदल गए हैं, लेकिन अभी भी पड़ रहा भारतवर्ष का भारी है। इसलिए चीन में दिन रात हलचल मची है। भारत में राफेल आने से पहले एलएसी के पास चीन के महज 12 फाइटर जेट्स थे, जो अब बढ़कर 36 हो गए हैं। पहले भी हमने आपको बताया था कि चीन ने अपने सारे फाइटर जेट्स को होटान एयरबेस पर उतारा है। एलएसी के करीब होटान एयरबेस पर चीन ने 24 मेड इन रसिया J-11 बमवर्षक को स्टैंड बाय मोड में रखा है। इसके अलावा वहाँ 6 पुराने J-8 फाइटर जेट्स, 2 KG-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर की भी तैनाती की है। हालांकि सच्चाई ये है कि चीन के इन 36 लड़ाकू विमानों पर भारत के 5 राफेल भारी। 5 राफेल का मुकाबला करने के लिए जिनपिंग की रेड आर्मी ने यहाँ पूरा बीजिंग ब्रिगेड खड़ा कर दिया है।
ऐसा इसलिए क्योंकि चीन को यह पता है कि होटान से उसके सारे विमान उड़कर वार करने में सक्षम नहीं। ये रीजन, जिसे जिनजियांग रीजन कहा जाता है, मुश्किल टेरेन की वजह से चीन के पास वॉर में इस्तेमाल के लायक यहाँ एयर स्ट्रिप नहीं। इसीलिए युद्ध के हालात में चीन के बमवर्षक होटान, काशगर और नगारी कुंशा एयरबेस से ही उड़ान भर सकेंगे। आपको बता दें कि लद्दाख से काशगर की दूरी 350 किलोमीटर और नगारी कुंशा से 190 किलोमीटर है। चीन के बमवर्षक उतनी देर से जब तक पहुंचेंगे तब तक भारत बड़े आराम से उनसे निपट लेगा। लद्दाख में भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसी ही परिस्थिति से निपटने के लिए लगा है। और बुलंद भारत का मजबूत पक्ष ये भी है कि चीन के फाइटर जेट राफेल की तरह हवा में 12-12 घंटे नहीं उड़ सकते। मतलब साफ है कि भारत के 5 राफेल भी उसका सारा प्लान फेल करने का दमखम रखते हैं। यानी आसमान का निर्विवाद योद्धा राफेल चीन को काल समान दिख रहा है। इसके अलावा MiG-29 के और सुखोई MKI जैसे फाइटर जेट्स यहाँ पहले से ही तैनात हैं। चीन के डर की एक और वजह है जिसे कल भी हमने आपको बताया था, वो है भारत के मित्र राष्ट्र अमेरिका का B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर। इसे अमेरिका ने भारत के करीब लाकर हिंद महासागर में तैनात कर दिया है। एक बार में 16 परमाणु बमों को लेकर उड़ने की क्षमता रखने वाले इस बम वर्षक की तैनाती डियागो गार्सिया के नौसैनिक अड्डे पर की गई है। माना जाता है कि अमेरिका ने भारत चीन तनाव के मद्देनजर इसे अलर्ट मोड में रखा है। और डिफेंस के जानकार बताते हैं कि दुनिया का यह सबसे ताकतवर बॉम्बर अकेले चीन के चीथड़े उड़ा सकता है। दूसरी तरफ चीन को डर है ब्लू बैटल ग्राउंड को लेकर भी, क्योंकि जिस दक्षिण चीन सागर में पिछले कुछ महीने में अमेरिका और चीन की नेवी वॉरशिप कई बार आमने सामने हुए हैं, उसी नीले रण क्षेत्र में ड्रैगन आर्मी को युद्ध का डर सता रहा है। अब चीन के डिफेंस एक्सपर्ट और मिलिट्री जर्नलिस्ट भी कहने लगे हैं कि बिना लड़ाई जीतते रहने का उनका फॉर्मूला इस बार काम नहीं आएगा। उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। ये चीन का प्रोपेगेंडा है या अमेरिका से सीधा डर? 3 हफ्ते के भीतर तीसरी बार चीन की सेना यानी PLA नीले रण क्षेत्र में बारूद बरसा रही है। चीन ने ताइवान से 550 किलोमीटर दूर साउथ चाइना सी के जुशान तट पर पानी और जमीन दोनों पर ही चलने वाले जंगी जहाज और मिसाइल लॉन्चर तैनात कर दिए हैं और फाइटर प्लेन से जहाजों को टारगेट किया जा रहा है। कहने को तो ये जिनपिंग की रेड आर्मी का वॉर मोड यानी युद्ध की तैयारी है, लेकिन सच ये है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के 2-2 वॉरशिप को देखकर ड्रैगन के होश उड़ गए हैं। और जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ठीक वैसे ही चीन इधर उधर हथियारों की नुमाइश करता दिख रहा है। ताइवान और फिलीपींस जैसे मुल्कों को धमकाने के लिए गोले बरसा रहा है। लेकिन अमेरिका ने कोरोना के जन्मदाता चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में मोर्चा खोल रखा है। साउथ चाइना सी में भी चीन जिन मुल्कों को डरा रहा है, वहां अमेरिका उसे बैक सपोर्ट दे रहा है। अपने जंगी बेड़े तक तैनात कर दिए हैं और अमेरिका के इसी तेवर को देखकर ड्रैगन के हाथ पांव तक फूल गए हैं। और खुद चीन के डिफेंस एक्सपर्ट कहने लगे हैं कि इस बार चीन को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट वांग यूनफेई ने बीजिंग से कहा, अमेरिकी सेना साउथ चाइना सी में चीन पर अटैक कर सकती है, इसके लिए बीजिंग तैयार रहे। वांग ने इसके लिए स्कारबोरो शोल को वजह बताया है, जो चीन, ताइवान और फिलीपींस के बीच विवादित क्षेत्र है। चीन को डर है कि अमेरिका इस हिस्से पर कब्जा जमा कर चीन पर हमला कर सकता है। आपको बता दें कि सुपर पावर अमेरिका यहां पहले भी लड़ाकू विमानों से लदा हुआ वॉरशिप भेज चुका है। इसीलिए चीनी मिलिट्री को कवर करने वाले पत्रकार भी कह रहे हैं, साउथ चाइना सी में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को अमेरिकी हमले के लिए तैयार रहना चाहिए।
मतलब एक तरफ अमेरिका दक्षिण चीन सागर में चीन से परेशान देशों की मदद कर रहा है, वहीं अमेरिका की तैयारी से चीन इस कदर डरा हुआ है कि अब चीन के अंदर से ही अमेरिकी खतरे को लेकर आवाज उठने लगी है। चीन बैकफुट पर खड़ा है और इस खतरे को लेकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर से भी खबर आ रही है। शी जिनपिंग सरकार ने सेना को सख्त आदेश दिया है कि पीएलए किसी भी हाल में पहली गोली अपनी तरफ से ना चलाए। ये खबर द डिप्लोमेट वेबसाइट के हवाले से आई है, जिसमें चीन और अमेरिका के बीच तनाव पर एक रिपोर्ट छपी है। इसमें चीन के एक अफसर के हवाले से कहा गया है कि दक्षिण चीन सागर में तैनात चीन की नेवी को सरकार ने साफ आदेश दिए हैं कि किसी भी अमेरिकी जहाज या प्लेन पर किसी भी हालत में अपनी तरफ से पहला फायर नहीं किया जाएगा। जहां तक हो सके हालात को काबू में रखा जाए और तनाव कम करने की कोशिश की जाए। मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप की वार्निंग का साउथ चाइना सी में असर दिख रहा है। ब्लू बैटल ग्राउंड में ड्रैगन आर्मी धीरे धीरे पीछे हटने के मोड में आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों अमेरिका ने यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस निमित्ज को इस क्षेत्र में तैनात किया। इन वॉरशिप्स पर मौजूद फाइटर जेट्स ने शंघाई से 75 किलोमीटर दूर तक उड़ान भरी थी। चीनी सेना के हर मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया था, यानी वो चीन को सुपर पावर की सुपर वार्निंग थी। और अब एक हफ्ते पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने चीन के डिफेंस मिनिस्टर से दो टूक कह दिया कि तनाव कम करने या रोकने की जिम्मेदारी चीन की है। अमेरिका किसी भी आक्रामक रवैये को सहन नहीं करेगा, इसका जवाब दिया जाएगा। जिसके बाद चीन के डिफेंस एक्सपर्ट, मीडिया, सबके सब युद्ध युद्ध चिल्लाने लगे। हालांकि वक्त रहते लाल बादशाह को यह समझ आ गया कि जब हवा खिलाफ हो तो अमेरिका जैसे मुल्क से टकराने का मतलब होगा सर्वनाश। अगर चीन का डर सच साबित हुआ तो यह पहला मौका होगा जब चीन को जंग के मैदान में उतरना होगा। और अब तक हथियारों की धौंस पट्टी देते रहे चीन के रण क्षेत्र में यह इम्तिहान होगा। लेकिन चीन अपने आक्रामक तेवर को दिखाते रहना चाहता है और उसे इसके लिए सबसे माकूल फ्रंट लग रहा है ईस्टर्न लद्दाख। नई सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि भारतीय सीमा में डैम चौक से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर चीन अपना सैटेलाइट सेंटर बना रहा है। आपको बताते हैं इसके पीछे साजिश क्या है और खतरा क्या है। भारत और चीन के बीच जंग का नया मैदान तैयार हो रहा है। यह मैदान न जमीन पर है, न पानी में, न ही आकाश में, बल्कि इस जंग की तैयारी हो रही है अंतरिक्ष में। और इस युद्ध की साजिश कर रहा है दगाबाज ड्रैगन और उसके निशाने पर है हिंदुस्तान। चीन सैटेलाइट से भारत पर निशाना साधने की तैयारी कर रहा है। वो अपने सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर को स्पेस वॉर के लिए अपग्रेड और एडवांस भी कर रहा है। लेकिन समय रहते ही भारत के टोही सैटेलाइटों ने इस भयंकर साजिश का खुलासा कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास डेमचोक में महज 60 किलोमीटर दूर नगारी में चीन बड़ी तैयारी कर रहा है। चीन नगारी सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन का तेजी से विस्तार कर रहा है। चीन ने नगारी स्टेशन में 3 नई बिल्डिंग्स बनाई हैं, ऑपरेशन रूम बनाए हैं, लेजर फायरिंग गन के इस्तेमाल के लिए स्लाइडिंग रूफ भी तैयार कराए गए हैं। मतलब साफ है, जिस मुल्क ने दुनिया को कोरोना की भट्टी में झोंका, घातक विषाणु वाला वही खलनायक स्पेस वॉर में भारत को हराने के ख्वाब संजो रहा है और वो लगातार इस मिशन पर जुटा है। वो अगर पूरा हुआ तो यकीनन देश को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इस बार चीन स्पेस के जरिए भारत पर हमले की योजना बना रहा है, वो भी एलएसी के बिल्कुल पास से, डेमचोक गांव के करीब। डेमचोक कोई सामान्य गांव नहीं है। इसका कुछ हिस्सा भारत तो कुछ चीन में है और इसके पास ही ड्रैगन वॉर प्लान बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीर से हुए खुलासे में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। नगारी सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन पर चीन बिल्डिंग को काल चक्र के आकार में बना रहा है, ताकि ये कोई धार्मिक स्थल लगे और वो आसानी से भारत की निगरानी भी कर सके और स्थिति बिगड़ने पर हमले को अंजाम भी दे सके।
अब जबकि जल थल के साथ ही चीन अंतरिक्ष में युद्ध की साजिश रच रहा है, इस तरह की तैयारी और सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन को आधुनिक तकनीक से लैस करना चीन की खतरनाक साजिश का नया खेल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के स्पेस ट्रैकिंग स्टेशन पर ऑपरेशन 2014 में ही शुरू हो गया था, जिसका पता अब जाकर चला है। इस स्टेशन को नगारी के पास ही बने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से पावर मिलती है, जो सतलज नदी पर बना है। अगर कभी इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन पर कोई दिक्कत आती है या कोई खराबी होती है तो आपात स्थिति में सोलर पावर का भी इंतजाम है। इस स्टेशन में 8 गुंबदनुमा संरचना है और एक पैराबोलिक एंटीना है। ऑपरेशंस बिल्डिंग के ऊपर लेजर और रडार ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट भी लगे हैं। व्हाइट पैराबोलिक डिश एंटीना सीधे श्रीहरिकोटा में मौजूद इसरो के सेंटर को निशाना बना सकता है। यहां से भारत के सभी सैटेलाइट की मॉनिटरिंग भी हो सकती है। इन इमारतों में सबसे खतरनाक है स्लाइडिंग छत, ताकि चीनी फौजी लेजर फायरिंग गन का इस्तेमाल कर सके। तस्वीरों में 3 लेजर फायरिंग गन भी साफ दिख रहे हैं। इस स्टेशन की मदद से चीन भारत के सैटेलाइट को ट्रैक कर सकता है, संपर्क तोड़ सकता है और यहां तक कि उसे पूरी तरह तबाह भी कर सकता है। चीन की तैयारी भी कुछ इसी तरह की है। नगारी के एक बिल्डिंग में स्लाइडिंग छत और गुंबद है, तो दूसरी बिल्डिंग में विशाल रिफ्लेक्टर लगा है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि यहां डिश एंटीना भी जल्द ही लगाया जा सकता है। सभी बिल्डिंग का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। नगारी में मौजूद तीसरी बिल्डिंग में ट्रैकिंग से जुड़ी मशीनें लगाई जा रही हैं। सैटेलाइट की तस्वीरों में अभी भी नगारी स्टेशन पर काम चल रहा है और सुरक्षा के लिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन भारत भी खुद को ड्रैगन से 20 साबित करने के लिए खास प्लान बना चुका है और स्पेस वॉर में एक कदम आगे बढ़ते हुए ऐसा दांव चला है जो आने वाले वक्त में चीन के हर प्लान को नेस्तानाबूद कर देगा। सुरक्षा एजेंसियां LAC से सटे इलाकों में 6 सैटेलाइट लगाने जा रही हैं। इनके जरिए चीनी सेना की हर हलचल पर नजर रखना आसान होगा। भारतीय सेना के पास पहले से ही कुछ सैन्य उपग्रह हैं जिनका इस्तेमाल दुश्मन पर पैनी नजर रखने में किया जा रहा है, लेकिन चीन की तैयारी को देखते हुए इसे और मजबूत किया जा रहा है ताकि जल, जमीन के साथ ही अंतरिक्ष में भी ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब मिले। हिंदुस्तान हर साजिश को लेकर सतर्क है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के युवा जिन्हें पत्थर के लिए पैसे सप्लाई किए जाते रहे, आतंक के लिए हथियार भेजे जाते रहे। वहां की पूरी तस्वीर 1 साल में बदल चुकी है। सेना की भर्ती में कश्मीर के नौजवानों ने रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी, जो बताती है कि घाटी के नौजवान कश्मीर में दहशतगर्दी नहीं बल्कि देशभक्ति की अलख जगाना चाहते हैं। आजादी की 74वीं वर्षगांठ पर सीधे कश्मीर से देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये जोश, जुनून और जज्बे की तस्वीरें हैं जो घाटी से आर्टिकल 370 हटने के बाद की बदली फिजा की गवाही दे रही हैं, जिसमें वीरता है और बलिदान भी है। बलिदानम वीर लक्षणम, यानी बलिदान ही किसी वीर की सबसे बड़ी खासियत है या उसकी पहचान करने का सबसे बड़ा तरीका। आज हम जिन बलिदानी या फिर जिन वीरों की बात कर रहे हैं वो कश्मीर की उस सरजमी पर जन्मे हैं, यहाँ से निकले हैं, जो लगातार हमारे इस देश के मुकुट को या सर की रक्षा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे जैकलाई सेंटर से उन लोगों की, उन जवानों की, उन रिक्रूट्स की जो यहाँ पर ट्रेन किए जाते हैं। ये बदले हुए हालात बताते हैं कि कश्मीर अब डर और दुविधा से निकल चुका है। 370 का कांटा निकल जाने के बाद से घाटी के नौजवानों में फौज में भर्ती होने का जोश तेजी से बढ़ा है। 5 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2020 के बीच यानी 1 साल में 2780 कश्मीरी नौजवान सेना में भर्ती हुए हैं।
देखने में ये भले ही आंकड़े लग सकते हैं, लेकिन ये देश के उज्जवल भविष्य की तस्वीर है, जो तिरंगे की आन बान शान के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के जज्बे से भरी है। कश्मीर से हर साल हजारों की संख्या में युवा यहाँ पर इंडियन आर्मी में ज्वाइन करते हैं और इनका मकसद है देश की सुरक्षा करना। 370 और 35 अल्फा यानी ए को हटे हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, साल भर से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान इसको लेके प्रोपोगेंडा करता है कि पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर में चीज़ें नहीं। लेकिन हम आज आपको कश्मीर के युवाओं से ही सीधे ये सुनवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा कितना फेक है। जवानों की ट्रेनिंग की ये तस्वीरें जैकलाई यानी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की है, जिसमें ज़्यादातर जवान जम्मू कश्मीर से आते हैं, सरहदों की हिफाजत और देश के दुश्मनों के खात्मे की कसम खाकर। उनमें से एक हैं मोहम्मद आरिफ, उम्र महज 20 साल। आरिफ कश्मीर के पुंछ में शहीद राइफलमैन औरंगजेब के गांव के रहने वाले हैं और वही उसके रोल मॉडल भी हैं। आरिफ, आपका क्या सपना है? तो मेरा सपना है कि जैसे फौज में हमारे गांव के और राइफलमैन औरंगजेब, उन्होंने फौज में बहुत ही अच्छा काम करके उन्होंने बहुत ही नाम कमाया है। हमारा भी सपना है कि हम भी फौज में बहुत अच्छे काम करें और हमारे भी फौज में कुछ ना कुछ नाम बना के जाए। आरिफ के साथ ही उधमपुर के 20 साल के अमजद खान की भी ट्रेनिंग चल रही है। अब उनसे सुनिए कश्मीर का सच। पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोपोगेंडा किया जा रहा है 370 का हटने का, चाहे ये कश्मीर में, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं साहब, हम सब बहुत खुश है सब, और सब उससे से डेवलपमेंट हुई सर 370 हटने के बाद। 370 खात्मे के बाद वादी की फिजा कितनी बदल चुकी है, इसका अंदाजा देश के इन जाबाजों की बातों से लगाया जा सकता है। अब इन नौजवानों को भी सेना की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होगा। महीनों की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद देश की सरहदों की निगहबानी के लिए तैयार होना होगा, जिसके लिए घाटी का हर नौजवान तैयार दिखता है। मैं जब छोटा था तभी से आर्मी वालों को देखता हूँ, क्योंकि मेरा जो गांव है वो ऐसे इलाके में है जहाँ पर काफ़ी समय से मिलिटेंसी का दौर रहा है, जो अभी भी पूरे तरह से लगभग ख़त्म नहीं हो पाया है। तो यही कारण है कि मैं बचपन से फौज को देखता आया हूँ, और जब मैं देखता हूँ एक जवान कॉम्बैट में हथियार लिए देश की रक्षा करने के लिए खड़ा है, तो ये जोश, ये जुनून मेरे दिल में भी भर आता है कि मैं भी ऐसी जगह पे पहुँचूँगा। कश्मीर की नई पीढ़ी सच और झूठ का फर्क समझ गई है, और आर्टिकल 370 हटने के बाद सही और गलत का फर्क और अच्छी तरह समझ में आ गया है। तुम घर में और भी कोई है जो इंडियन आर्मी में है? नहीं सर, बस अकेला मौका मिला है सर। अकेला मौका मिला है? जी सर। और जब इंडियन आर्मी में जा रहे थे, घर वालों ने, बहन भाइयों ने क्या बोला? सर उनको बहुत खुशी हुई, उन्हें बहुत फख्र हुआ अपने आप पर, मुझ पर सर, और मैं भी शायद मेरे नसीब ने मुझे साथ दिया अपनी देश की सेवा करने के लिए। देश की सेवा के इसी जज्बे का नतीजा है कि साल भर पहले जब सेना में भर्ती के लिए कैंप लगते थे तो हर दिन 200 से 300 कश्मीरी युवा आते थे, लेकिन अब हजारों नौजवान आ रहे हैं। उसी को देखते हुए हमने भी अपनी वैकेंसीज बढ़ाई हैं और उसके कारण रिक्रूटमेंट भी की गई है, और हमने लास्ट एक साल के अंदर तकरीबन 3 पासिंग आउट परेड्स करके तकरीबन 1,500 के आसपास जो यूथ है जो रिक्रूट करके और उनको अपना उनकी बटालियंस में भेजा गया है, और जो बाकी बचे हैं वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। जल्द ही ये ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे और फिर सिर्फ कश्मीर ही नहीं, LOC से लेकर LAC तक हर जगह तैनात होंगे, और फिर चीन हो या पाकिस्तान दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करेंगे, उसे मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। जब कोई देश आगे बढ़ता है तो उसके पैर खींचने वाले कई ताकतें एक साथ अपनी ताकत आजमाने लगती हैं, लेकिन नीयत सही हो तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। विस्तारवादी चीन की असलियत पूरी दुनिया को पता है। श्रीलंका को अपने जाल में फंसाकर जो चीन वहां अपने नौसैनिक अड्डा बनाने के सपने देख रहा था, हिंद महासागर में अपनी पैठ बढ़ाने की साजिश बुन रहा था, वो श्रीलंका अब अपनी नीति बदल रहा है। श्रीलंका के विदेश सचिव ने इस बात से भी इनकार किया है कि उनकी सरकार ने हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन के हवाले कर दिया है, तो साथ में भरोसा भी दिलाया है कि अगर सामरिक हितों की बात होगी तो भारत सबसे ऊपर होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे या फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग,
ये 3 देशों के 3 प्रतिनिधि हैं और तीनों ने ही अपनी धरती पर एक संदेश सुना है। वो संदेश है भगवान बुद्ध का संदेश। बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध एक ऐसे ईश्वर हैं जिनके अहिंसा के सिद्धांत इंसानों को जोड़ते हैं, तो इंसानों का ये पवित्र रिश्ता इन 3 देशों को भी एक धागे में पिरोता है। 2 मुल्कों की आवाम का ईश्वर का ये रिश्ता भले ही श्रीलंका और चीन को करीब लाया हो, चीन के कम्युनिस्ट राजनेताओं की खोटी नीयत अब श्रीलंका को उससे दूर करने लगी है और इस पर मुहर लगाने लगी है श्रीलंका की नई सरकार। अगर आप दुनिया के नक्शे में देखें तो भारत के नीचे श्रीलंका एक मोती की तरह नजर आता है, लेकिन इस मोती को चीन ने अपनी साजिश का केंद्र बना लिया। चीन ने पैसे का ऐसा जाल फेंका कि इस देश ने दशकों पहले भारत से मुंह फेरना शुरू कर दिया, लेकिन वक्त एक बार फिर करवट लेता नजर आ रहा है। भारत का यह मित्र देश मित्र की ओर वापस आ रहा है। श्रीलंका के विदेश सचिव एडमिरल जयंत कोलंबेज ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में भारत की फिक्र काफी हद तक कम कर दी है। जयंत कोलंबेज ने अपने इंटरव्यू में साफ कहा है, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की नीति इस मामले में बिल्कुल साफ है। जब सामरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों की बात आएगी तब भारत ही श्रीलंका की प्राथमिकता पर होगा। श्रीलंका किसी भी सूरत में भारत की सुरक्षा के लिए चिंता की वजह न तो बन सकता है, न बनना चाहिए, न ही बनेगा। श्रीलंका की राष्ट्रीय संपत्ति पर, चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर बंदरगाह हो, किसी कीमत पर किसी दूसरे देश के नियंत्रण में नहीं देगा। श्रीलंका किसी हाल में अपनी जमीन या पानी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। श्रीलंका मानता है कि भारत के खिलाफ ऐसा कदम आत्मघाती साबित होगा। विदेश सचिव ने श्रीलंका के ये कहा, 545 के करीब युद्ध पोत अन्य देशों के अब तक वहाँ विजिट कर चुके हैं इस साल, उसमें से 110 भारत के हैं और करीब 40 चीन के थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि श्रीलंका चीन को कोई ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दे रहा है। श्रीलंका का ये रुख इसलिए भी अहम है क्योंकि उसके हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन ने कब्जा कर रखा है और जब चीन ने हम्बनटोटा में पनडुब्बियां तैनात करके भारत को सामरिक चुनौती देने की कोशिश की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग श्रीलंका के भरोसे ही हिंद महासागर का हीरो बनने के ख्वाब देखते रहे हैं, नौसैनिक अड्डा बनाने का सपना देखते रहे हैं, लेकिन राजपक्षे सरकार की बदल रही विदेश नीतियों से लगता है कि श्रीलंका ने ड्रैगन के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है, अपनी मंशा शीशे की तरह साफ कर दी है कि चीन के कर्ज के जाल में फंसकर वो अपना वजूद बचा पाने में कामयाब नहीं हो सकता। अपने इंटरव्यू में चीन के विदेश सचिव एडमिरल जयंत कोलंबेज ने चीन को बंदरगाह लीज पर देने से भी इनकार कर दिया है और कहा है, हमने चीन के साथ समझौते जरूर किए, लेकिन हम्बनटोटा जैसी सामरिक अहमियत की परिसंपत्ति को हमारी सरकार ने चीन को 99 साल की लीज पर नहीं दिया। राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि आर्थिक मोर्चे पर सहयोग के लिए श्रीलंका में विदेशी निवेश के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन कोई कर्ज नहीं लिया जाएगा। हम साझा कारोबार करेंगे, FDI करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन लोन नहीं लेंगे। हम हिंद महासागर में किसी देश के पावर गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। जाहिर है, सालों से घरेलू मोर्चे पर संकटों का सामना करता रहा श्रीलंका अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है। समुद्री कारोबार के लिए हम माना जाने वाला देश विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाना चाहता है, लेकिन श्रीलंका ये जानता है कि विकास का ये रास्ता चीन से होकर तो कतई नहीं जाता है। और यही वजह है कि जब चीन ने भारत के नीचे मोती की तरह दिखने वाले इस देश को अपने कर्ज के जाल में फंसाया तो श्रीलंका की पूरी आवाम भी चीन के खिलाफ खड़ी हो गई। अब उसी श्रीलंका ने अगर भारत की तरफ दोस्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं तो इसकी एक वजह है भारत पर भरोसा, जिसने मोती जैसे इस देश को वाकई मोतियों की ही तरह संभाल रखा है, कोई नुकसान ना होने दिया। और दूसरी वजह ये कि श्रीलंका को सिर्फ भगवान बुद्ध ही भारत से नहीं जोड़ते, बल्कि भगवान राम भी जोड़ते हैं। चीन की चौतरफा हो रही घेराबंदी में अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाया। सुपर पावर ने एक बार फिर चीन के प्रोपेगेंडा मशीन पर स्ट्राइक की है और इस स्ट्राइक से चीन बौखला गया है, अमेरिका को पलटवार की चेतावनी दी है। आखिर चीन की किस प्रोपेगेंडा मशीन पर अमेरिका ने वॉर किया है जिसे चीन को मिर्ची लगी? देखें रिपोर्ट। शी जिनपिंग की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है उनका प्रोपेगेंडा तंत्र, जो इतना मजबूत है कि दुश्मन हो या दोस्त किसी को अपने कुचक्र में फंसा सकता है।
लेकिन अब अमेरिका ने उसी प्रोपेगेंडा तंत्र के लिए एक अहम कड़ी पर चोट की है। अमेरिका में चीन के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट यूएस सेंटर को फॉरेन मिशन घोषित कर दिया गया है और इसका ऐलान अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने किया और उन्होंने बताया कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट यूएस सेंटर को चीन का एक फॉरेन मिशन घोषित किया जाता है क्योंकि वो एक ऐसी संस्था है जिसे चीन कंट्रोल करता है और वो अमेरिकी कैंपस में चीन के ग्लोबल प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कन्फ्यूशियस संस्थानों में ऐसा क्या होता है, तो वो भी जान लीजिए। कन्फ्यूशियस संस्थानों के जरिए चीन अपनी छवि चमकाता है। कहने को तो इनका काम भाषा और कल्चर की जानकारी मुहैया कराना होता है, लेकिन इसके जरिए स्टूडेंट्स के विचारों को प्रभावित किया जाता है, चीन विरोधी भावनाओं को बढ़ने से रोका जाता है और सबसे अहम बात यह कि दूसरे देशों में चीन को जासूसी तंत्र खड़ा करने में मदद मिलती है। 2004 में दक्षिण कोरिया से शुरू हुआ इंस्टीट्यूट 2019 तक दुनिया के 530 इलाकों में फैल गया। अमेरिका के अलावा कनाडा, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे कई देशों में इन पर चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप लग चुके हैं। भारत में भी इन पर गाज गिर सकती है। शिक्षा मंत्रालय M4 MOU की समीक्षा करेगा और समीक्षा के बाद हो सकता है कि भारत में भी चीन की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए। और अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की, जो कई राज उजागर कर रहा है। अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि उनका देश कोरोना का टीका बनवा चुका है। उसे उनकी 2 बेटियों को भी दिया जा चुका है। लेकिन इसके बाद चीन भी सामने आ गया और उसने दावा किया है कि उसके पास कोरोना का टीका पहले से मौजूद है और वो अपनी सेना को पहले से ही टीका लगा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई चीन ने कोरोना फैलने से पहले ही कोरोना का टीका बना लिया और कोविड-19 वायरस का एक कुदरती आपदा नहीं बल्कि जैविक युद्ध तो नहीं है जिसे चीन ने पूरी दुनिया के विनाश के लिए फैला दिया। तारीख 11 अगस्त 2020, वो तारीख जब कोरोना के अंधकार में डूबती दुनिया को रूस ने रोशनी की पहली किरण दिखाई। आज सुबह नोवेल कोरोना वायरस की दुनिया की पहली वैक्सीन रजिस्टर हो गई है, लेकिन इधर पुतिन ने क्रूर कोरोना का खात्मा करने वाली वैक्सीन का ऐलान किया। बीजिंग में बैठे जिनपिंग के होश फाख्ता हो गए। रूस ने कोरोना के खिलाफ दुनिया की पहली वैक्सीन स्पुतनिक V बनाई, लेकिन चीन ने दावा किया कि वो दुनिया का पहला देश है जिसने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई। लेकिन चीन ने यह दावा कर एक बार फिर उन सवालों और इल्जामों को हवा दे दी है कि कोरोना के पीछे ड्रैगन की ही शैतानी दिमाग है। क्योंकि अगर चीन के दावे के मुताबिक वो रूस से पहले वैक्सीन बना चुका है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चीन के पास कोरोना की कार्ड पहले से मौजूद थी? क्या इसका यह मतलब नहीं हुआ कि चीन ने ही कोरोना वायरस को बनाया और फैलाया? क्या कोरोना नेचुरल वायरस नहीं बल्कि चीन का बनाया एक जैविक हथियार है? इन सवालों और इनके जवाब समझने के लिए पहले चीन के पूरे दावे को समझना जरूरी है। चीन जो दावा कर रहा है उसके हिसाब से चीन ने कोविड-19 वैक्सीन के पहले फेज का क्लिनिकल ट्रायल 16 मार्च से शुरू किया था। दूसरा चरण 12 अप्रैल को पूरा हो गया था, जबकि चीन की माने तो उसने आधिकारिक तौर पर पहली बार 10 जनवरी को WHO को कोरोना की जानकारी दी थी। इस हिसाब से रूस को जिस वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने में 6 महीने लग गए, वो ट्रायल चीन ने सिर्फ 2 महीने में ही शुरू कर दिया था। मतलब साफ है कि चीन के पास वायरस के बारे में वो सारी जानकारी थी जो वैक्सीन के लिए ज़रूरी है। चीन का कहना है कि रूस ने अब जो काम किया है वो काम उसने अप्रैल में ही पूरा कर लिया था। हालांकि चीन ने अभी तक रूस की वैक्सीन की विश्वसनीयता पर डायरेक्ट कोई सवाल नहीं उठाया है, लेकिन ये काम चीन का पिट्ठू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। दरअसल जिस तरह चीन के राष्ट्रपति और WHO चीफ के संबंध रहे हैं, उसकी वजह से वो शायद यही चाहेगा कि कोरोना वैक्सीन का क्रेडिट चीन को जाए। लेकिन चीन कोरोना वैक्सीन का क्रेडिट लेने के लिए इतना जोर क्यों लगा रहा है? क्या पहले वायरस और फिर वैक्सीन बनाकर दुनिया के दवा बाजार पर कब्जा करना चाहता था चीन? इन्हीं सवालों और संभावित वजहों के चलते चीन पर दुनिया भर में चल रही वैक्सीन रिसर्च का डाटा हैक करने का भी इल्ज़ाम लगा है, क्योंकि वो सबसे पहले वैक्सीन बनाकर कमाई और कब्जे की कोशिश में भी लगा था। चीन लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों को ऑफर दे चुका है कि वो उससे लोन लेकर उनके यहाँ तैयार हो रही वैक्सीन ले सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री इसके लिए करीब 750 करोड़ रुपए के लोन की पेशकश कर चुके हैं।
चीन पूरे दमखम से इस मिशन में जुटा है कि कोई भी देश कोरोना की वैक्सीन न बनाने पाए, लेकिन रूस की स्पुतनिक वी लॉन्च करते ही वायरस से लेकर वैक्सीन तक की चीन की सारी नापाक प्लानिंग पर पानी फिर गया। ये जो चीन नामक दिक्कत है, इसकी कोई वैक्सीन है क्या? आइए देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। 74वें स्वतंत्रता दिवस की सभी तैयारियां पूरी। कल सुबह 7:30 बजे पीएम मोदी लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा। चीन और पाकिस्तान को दे सकते हैं कड़ा संदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चीन को दिया कड़ा संदेश, कहा भारत माकूल जवाब देने में सक्षम। गलवान के शहीदों को किया नमन। राजनाथ बोले किसी ने हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने मेजर जनरल की गोवेई से की मुलाकात। एलएसी पर भारत के रुख की दी जानकारी। गहलोत सरकार ने विधानसभा में हासिल किया विश्वास मत। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने किया समर्थन। सीट बदले जाने पर दिखाई तल्खी। सुशांत की मौत पर घमासान के बीच बीजेपी ने बिहार चुनाव में फडणवीस को दी कमान। पार्टी महासचिव भूपेंद्र सिंह यादव के साथ बनाएंगे रणनीति। रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल से चौंकाने वाला खुलासा। सुशांत की मौत के दिन घर पर रहने वाले स्टाफ से एक बार भी नहीं की बात। बॉलीवुड के कई लोगों को किया कॉल। अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। थोड़े दिन होम आइसोलेशन में रहेंगे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम की तबीयत बिगड़ी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखे गए। कर्नाटक सरकार एसडीपीआई पर लगाएगी बैन। बेंगलुरु हिंसा में शामिल होने का आरोप। कांग्रेस पार्षद के पति समेत 60 लोग गिरफ्तार। जयपुर में भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब। पानी में तिनकों की तरह बहे लोग और गाड़ियां। 3 लोगों की गई जान। और अब खबर फिक्रनामा की। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में अमेरिका है और अब वहां हजारों स्कूली बच्चों पर भी इस जानलेवा महामारी का कहर बरपा। लेकिन अमेरिका से आई इस खबर ने हिंदुस्तान में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। डर का आलम यह है कि फिलहाल लोग अपने बच्चों को स्कूलों से दूर रखना चाहते हैं। कोरोना का कहर बरपा तो बड़ा असर मासूमों पर हुआ। स्कूलों पर ताले लग गए, क्लासरूम में पढ़ाई बंद हो गई, खेल के मैदान बंद हो गए। बच्चों की पूरी दुनिया ही वायरस के कारण लॉकडाउन हो गई। अब पिछले 6 महीने से बंद स्कूलों को सरकार फिर से खोलने की तैयारी कर रही है। स्कूलों को खोलने का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच अमेरिका से आई एक खबर ने पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ा दी है। अमेरिका में स्कूल खुलते ही एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कहा गया है देश में करीब 97,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ये बच्चे जुलाई के अंतिम 2 हफ्तों में पॉजिटिव पाए गए। 16 जुलाई से 30 जुलाई के बीच बच्चों के संक्रमित होने की रफ्तार 40% तक बढ़ी। महामारी की शुरुआत होने के बाद से अब तक अमेरिका में 3,38,000 से अधिक बच्चे वायरस की चपेट में आ चुके हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही अमेरिका में स्कूल खोलने का प्रस्ताव रोक दिया गया, लेकिन भारत में स्कूलों को खोलने की तैयारी चल रही है। इस रिपोर्ट के बाद अब भारत में स्कूल खोलने के फैसले पर भी सवालिया निशान लग गया है। आशंका है कि यहाँ भी बच्चों को कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से हो सकता है। वैसे बच्चों में कोविड-19 के लक्षणों के बारे में बहुत कम रिसर्च और जानकारी सामने आई है, लेकिन कोरोना के मामूली लक्षण बुखार, नाक बहना और खांसी है। छोटे बच्चे भी इससे बीमार हो सकते हैं। फ्लू के मामले में भी यही होता है, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में सरकार को हर फैसला सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि ये छोटे बच्चों की बड़ी फिक्र है। और अब आपको दिखाते हैं खबरें पॉजिटिव। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ऐसा इनहेलर बनाने का दावा किया है जो पीपीई किट से भी ज्यादा सुरक्षा देगा। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इनहेलर को एरोनैप्स का नाम दिया है, जिसमें खास तरह की जेनेटिकली मॉडिफाइड नैनो बॉडीज हैं जो एंटीबॉडी से तैयार की गई हैं। उम्मीद है कि जल्द इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा। रूस ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी लॉन्च करने के 2 दिन बाद नया दावा किया है। गामेलिया नेशनल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर ने कहा कि वैक्सीन की एक खुराक 2 साल तक वायरस से बचाने में कारगर होगी। रूस सरकार ने साफ किया कि फिलहाल वैक्सीन सिर्फ फ्रंटलाइन कर्मचारियों और दूसरे जरूरतमंद लोगों को लगाई जाएगी।
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली एम्स में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। ये रक्तदान शिविर सैनिकों के साथ साथ कोविड योद्धाओं को समर्पित है, जिन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने रक्तदाताओं से बातचीत की और उन्हें योगदान के लिए प्रमाण पत्र भी दिए। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी है। 5 महीने बाद वैष्णो देवी के द्वार आम भक्तों के लिए फिर से खुलने जा रहे हैं। 16 अगस्त से वैष्णो देवी यात्रा शुरू होने जा रही है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए हर दिन सिर्फ 500 तीर्थयात्रियों को ही दर्शन की अनुमति दी जाएगी। और अब जो है सो है। कुछ रोग कब लगते हैं पता भी नहीं चलता, बिल्कुल प्रेम रोग की तरह। और ऐसा ही है सेल्फी रोग। इस रोग को हिंदी में खुद खैंचू कहते हैं। इस रोग के लक्षण बड़े दिलचस्प हैं। इसमें रोगी एक जानवर की तरह ओंठों के आगे वाले हिस्से को गोल बनाकर गालों को पिचकाकर खास मुखाकृति बनाता है, जिसे पाउट का नाम दिया जाता है। अगले सिम्टम में रोगी गर्दन को 35 डिग्री के एंगल में मोड़कर कैमरे के आगे खड़ा होकर बटन दबा देता है। इस पूरे दौरान रोगी की कोशिश होती है कि बैकग्राउंड ध्यान खींचने वाला हो। कुछ लोग इसके लिए उफनती नदी और करीब से निकलती ट्रेन को प्रेफर करते हैं, और ऐसा करते वक्त यह भी मुमकिन होता है कि खींची गई सेल्फी में फौरन ही माला चढ़ा देने की नौबत आ जाए, लेकिन वो परवाह नहीं करते। कुछ रोगी खाने की थाली, जीवन साथी के साथ अंतरंग की कैटेगरी वाले माहौल, पालतू कुत्ते और बंदूक इत्यादि के साथ भी सेल्फी ले लेते हैं। ये रोग चल बेटा सेल्फी ले ले रे जैसे गानों से एग्रीवेट होता है, और सेल्फी के रोग की अगली स्टेज होती है लाइकेरिया, जिसमें रोगी हर थोड़ी देर में सोशल मीडिया में अपनी सेल्फी के लाइक देख रहा होता है। लाइक ना बढ़ने पर चिड़चिड़ाहट और डिप्रेशन के लक्षण भी देखे जाते हैं। हालांकि कई रोगी ऐसे भी हैं जो कई सेल्फी ले लेने के बाद ये कहते पाए जाते हैं कि मन की सुंदरता से बढ़कर कोई सुंदरता नहीं, बाकी तो जो है सो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।